Good morning, everyone. Welcome back, all of you. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि यह वीडियो स्पेशली आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो पर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको कम से कम विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो स्तर है और उसके जो लेवल्स हैं और उनके बारे जो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं आपको यहाँ मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा है तो डेफिनेटली आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू योर IAS, PCS and something especially you know about that GK and lovely explained Hindi medium. Okay, so watch this video 2 or 3 times. You will be very happy about it. Let's start by one question, but today's section is especially for polity section without being late. क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में दिया हुआ है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण निम्नलिखित में किसके तहत एक मौलिक अधिकार होता है? तो जी हाँ, ये आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण जो मिलता है वो वास्तव में स्वतंत्रता के खिलाफ जो भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा उसके लिए दिया गया है। संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त किया गया है, दिया गया है। अगर आप स्वतंत्रता के अधिकार में देखें तो स्वतंत्रता के अधिकार में 6 अधिकार जनरली हैं जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम या संघ बनाइए, जहाँ तहाँ सर्वत्र आबाद संरचन की मतलब घूमिए फिरिए, निवास कर सकते हैं, कोई भी आजीविका वृत्ति व्यापार कारोबार कर सकते हैं। ध्यान रहे इसके जितने भी 6 के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अर्थात तार्किक प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे देश की एकता, अखंडता, उसकी संप्रभुता, विदेशी संबंध, मॉरलिटी और यहाँ तक कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या है उसके तहत अगर ये इनमें से किसी भी की मतलब तोड़ फोड़ किसी प्रकार की गतिविधि होती जिससे ऊपर बताए गए नियमों में कोई उल्लंघन हो तो इस पर आपको तार्किक प्रतिबंध लगाया जाएगा, जो जरूरी भी है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 20 में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो अनुच्छेद 21 में है, जिसको किसी भी परिस्थिति में अर्थात आपको पता होगा कि आर्टिकल 20 और 21 44वां संविधान संशोधन के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसे किसी भी तरीका से छीना नहीं जा सकता है और ये ना ही सस्पेंड हो सकता है, यहाँ तक कि आपातकाल की स्थिति में भी। रही बात प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21A में रखा है, और ये आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से। जी हाँ, ये 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके तहत प्रारंभिक शिक्षा अधिकार 21A को जोड़ा गया। इससे पहले बता दें कि 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं जिन्हें निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार था वो पहले DPSP अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 45 में था, जिसको अब प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार बताया जाता है, जिसको अब एक मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अनुच्छेद 21A में जगह है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से आपको संरक्षण मिलता है, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। आपको गिरफ्तार करने से कुछ दशाओं में आपको मतलब प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट शिक्षा से संबंधित जो संवैधानिक अनुच्छेदों में शामिल है, इनमें से कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं वो शिक्षा से संबंधित हैं? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 51A, 243। आप बताना है आपको कि ऑप्शन में ऑप्शन है 1, 2, 3, 2, 3 और केवल 1 और 2, 3। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा से संबंधित अधिकार जो हैं तीनों के तीनों शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं। तो देखते हैं कैसे। देखिए, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उसका प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है ताकि अपने शिक्षण संस्थानों का मैनेजमेंट कर सके, उनका प्रशासन कर सके। उसी तरह अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें यह बताया गया है कि संविधान अनुच्छेद 51A के खंड J में बताया गया है। और उसमें क्या क्या है तो उसमें है कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। अनुच्छेद अगर 243 के G में देखा जाए, जिसमें पंचायतों को शक्तियों
उसके अधिकारों, उसकी जिम्मेवारी से संबंधित, जिसमें से स्कूली शिक्षा से शामिल बातें बताई गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 30, यहाँ तक कि अनुच्छेद 29 वो भी, अनुच्छेद 15 भी, अनुच्छेद 16 भी, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16। दूसरी बात रही बात अनुच्छेद 29, 30 और 243 का जी और 51 का ए का जे। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट संविधान के भाग 4 में लिस्टेड नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में कौन सा संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है? इनमें से कौन कौन से बातें हैं डीपीएसपी में जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जिससे एक समाज के रूप में हमें जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों को अपनाना चाहिए, ऐसे कुछ अधिकार जिन्हें व्यक्तियों को मौलिक अधिकार से स्तर प्राप्त होने चाहिए, कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को नागरिक कल्याण के लिए अपनाना चाहिए। तो आपको पता होगा, एवरीथिंग इज करेक्ट अबाउट इट, यस ऑफ कोर्स। नीति निर्देशक तत्वों के जो मुख्य 3 तत्वों में सूचीबद्ध किया गया है, एक तो एक समाज के रूप में हमें जिन लक्ष्यों को और जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए, जिन्हें अपनाना चाहिए। दूसरा, ऐसे कुछ अधिकार भी हैं जिन्हें व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों से स्तर से प्राप्त होने चाहिए, और कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को नागरिक कल्याण के लिए अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें मुख्य अंतर, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यह प्रश्न आपसे नहीं होगा। रही बात कि जहां संसद के दोनों सदन के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक में भाग लेते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव में केवल और केवल राज्यसभा द्वारा चुना जाता है। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। राज्य विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में भाग नहीं लेती हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा का कोई रोल नहीं है। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचक सीधे लोगों द्वारा नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी जो चुनाव होता है वो लोगों द्वारा नहीं होता है। जानते हैं कि अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचक होता है। उसे एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। वो भी ध्यान रहे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से 2 मामलों में अलग है। पहला कि इसमें निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और नामित सदस्य, राष्ट्रपति के मामले में केवल और केवल चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के मामले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संसद समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? भारतीय संसद समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या विपक्ष का नेता? दैट इज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अबाउट इट। संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है, इसका सही जवाब सी है, लोकसभा अध्यक्ष। संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय होती है जिसकी सदस्यता भारतीय संसद के सभी वर्तमान या पूर्व सदस्यों के लिए खुली होती है। लोकसभा के अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो वॉच दिस वीडियो 2 and 3 times. If you love this video, please share, subscribe and spread this so that I can motivate and try my best to upload 2 or 3 videos per day. In this way, I would love to explain everything by detail. So let's complete this video. Thank you.